शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट में कई नए नाम नजर आए, साथ ही कुछ बड़े नेताओं के नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 70,000 कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम पद पर बना सस्पेंस भी खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी केशव मौर्य को चुनाव हार जाने के बावजूद दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दिनेश शर्मा को हटाकर कद्दावर ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। केशव मौर्य बड़े ओबीसी नेता तो हैं ही, संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत है। ब्रजेश पाठक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है और ब्राह्मण वोट बैंक साधने में कारगर माने जाते हैं। बेबी रानी मौर्य बीजेपी का एससी चेहरा हैं, पूर्व राज्यपाल हैं। उनके जरिए बीजेपी मायावती के जाटो वोट बैंक पर नजर रखे है। एके शर्मा पूर्व नौकरशाह होने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम भी कर चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी का ओबीसी चेहरा हैं। आशीष पटेल अपना दल एस के कोटे से मंत्री बने हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। संजय निषाद पार्टी के प्रमुख हैं और मल्लाह जाति के बड़े नेता हैं। वहीं कई संभावित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। मसलन श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, मोहसिन रजा, महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन। योगी की दूसरी कैबिनेट में साफ तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ज्यादा छाप दिखती है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद योगी ने शाम को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली, जहां सभी मंत्रियों को आगे आने वाले 5 सालों के लिए समर्पित होकर काम करने की सलाह दी गई है। योगी की दूसरी कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य को हार जाने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ में एके शर्मा, जो कि पूर्व नौकरशाह हैं, पीएम ऑफिस में काम कर चुके हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिलाकर एक संदेश साफ कर दिया गया है कि अब भी बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और अगर हम योगी कैबिनेट की जातीय समीकरण और संरचना देखें तो साफ हो जाता है कि बीजेपी ने अभी से ही यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार में उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ही पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि आज ही दूसरी कैबिनेट बैठक भी हो सकती है। इस दौरान मंत्रियों का कल परिचय हुआ और आज की बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। इस बैठक के बाद दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिलकर सबके लिए काम करना है। हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं। केशव जी, उप मुख्यमंत्री दोबारा बन के पहली बैठक रही, क्या कुछ चर्चा हुई? आज केवल परिचय की बैठक थी, सारा मंत्री परिषद एक दूसरे से परिचित हो जाए, इसके लिए बैठक थी, वो बैठक हो गई। सर, आज मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तमाम प्रयासों क्या महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का फिर मौका मिल रहा है। यूपी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सुनिए। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के कह लीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय में है और हमारे साथ एक बहुत खास चेहरा है, दानिश आजाद मौजूद है। दानिश आजाद योगी सरकार में मुस्लिम चेहरा होंगे, अल्पसंख्यक चेहरा होंगे। दानिश चुनाव नहीं लड़े, इन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा। दानिश, आप रिप्रेजेंट करेंगे मुसलमानों को योगी सरकार में। तमाम
चर्चा, कयास, टिकट नहीं मांगा आपने, कैसे हुआ, कैसे मंत्री बने? थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री का दायित्व था वर्तमान में। और 2022 के चुनाव में हमने पूरी मेहनत के साथ ग्राउंड लेवल पर जाके काम किया, अल्पसंख्यक बाहुल बस्तियों में, अल्पसंख्यक बाहुल विधानसभाओं में, और उत्तर प्रदेश के जो पूरे प्रशासनिक 75 जिले हैं उन जिलों में भी हम गए। तमाम जगह हम जाके ग्राउंड लेवल पर मोदी जी का और योगी जी का जो विकासकारी जो नीतियाँ थी उनको हमने ग्राउंड लेवल तक पहुँचाने का काम किया। जो मोदी जी का सपना है कि हम अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचे और उसको हम उसके विकास के लिए काम करें, उस सोच को हमने ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम किया। और निश्चित तौर पे ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत गर्व का दिन है और एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आम कार्यकर्ता भी कहीं से कहीं पहुँच सकता है। आप चुनाव लड़े नहीं, आप संगठन की नज़र में थे, आप मेहनत कर रहे थे जैसा आपने बताया। देखिए, मुसलमानों ने बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं दिया, ज़्यादातर मुसलमानों ने इस बार सपा को वोट दिया है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं कि उस वोट बैंक को बीजेपी में लेकर के आना जो बीजेपी को वोट नहीं करता, और बीजेपी को माना जाता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ या विरोध करने वाली पार्टी, और तमाम सांप्रदायिक नारे भी लगते हैं, तमाम नेता हैं, आप जानते हैं बेहतरीन तरीक़ों से, तो वो कैसे करेंगे आप? देखिए, मुझे मंत्री पद से नवाज के भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो मुसलमानों की सच्ची हितैषी है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जेल में डालना है तो मैं आता हूं, जेल में डाल दो, लेकिन मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद कर दो। पण एवढंच जर का तुम्हाला जीव जळत असेल तर मला टाका तुरुंगामध्ये, मी तयार आहे। पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, थोडंसं मग मी भावनिक बोलतो आणि हिंदुत्ववादी बोलतो। तुरुंग कोणता? आर्थर रोड, तिहार वगैरे नाही। जसं बाबरी मशिदीच्या खाली राम मंदिर होती, राम जन्मभूमी, तसं जर का कृष्ण जन्मभूमीचा शोध तुम्हाला लागला असेल तो तुरुंग असेल ना, त्या तुरुंगात मला टाका। एवढंच जर का तुम्हाला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये बयान तब आया है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के कदम उनके रिश्तेदार तक पहुंच गए हैं। ईडी ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की थाने में तकरीबन 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक लड़ाई में परिवार को घसीटने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। माझ्यावरती जायचं ना, या ना मग, कुटुंबाची कशाला बदनामी करताय? आम्ही कधी तुमच्या कुटुंबियांची बदनामी केली? कधी तुमच्या कुटुंबियांच्या काही भानगडी असतील आहेत असं म्हणत नाही, तर आम्ही काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। इस बीच ईडी ने शिवसेना को एक और झटका देते हुए विधायक प्रताप सरनाईक की तकरीबन 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रताप सरनाईक ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हम बीजेपी को उनकी भाषा में ही जवाब देंगे। ईडी की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई को हम ईडी के अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे। उनकी जो मन की शंका है वो शंका का निरसन करने का मैं कर्तव्य में मेरा समझता हूं। और साथ ही में ये बात भी सही है कि न्याय व्यवस्था पे पूरा का पूरा विश्वास है। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे उन आरोपों का हम जवाब देंगे और उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अब कोई भी इस्तीफा नहीं होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए समझौता करने का आरोप लगाया। हमको अभी तक लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनके मन में अभी भी वो आग जिंदा है जो दाऊद के खिलाफ, दाऊद के गुर्गों के खिलाफ, मुंबई के अपराधियों के खिलाफ सालों से हमारे मन में जल रही है। लेकिन आज ये बात पक्की हो गई कि सत्ता के लालच ने उस आग को बुझा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है कि अब मुख्यमंत्री को भी जेल जाने का डर सताने लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया है कि वो डरे नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरने की कोशिश कुछ और कहानी बयान कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक मालिक का सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जूतों की ये दुकान लंबे समय से इस मंदिर परिसर में है, लेकिन अब अचानक इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुकान का मालिक अल्पसंख्यक समुदाय से।
दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से एक खत मजुरई विभाग को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं को किराए पर दुकान न दी जाए। इससे माहौल बिगड़ रहा है और सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री और विधायक इसको शह दे रहे हैं। हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं हैं और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है, इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। शिक्षा मंत्री कहना चाहते हैं कि हिजाब के फैसले को लेकर नाराजगी जताने के लिए मुसलमानों ने जो बंद किया था ये उसी का नतीजा है। हिजाब और अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। दिस इज बिगिनिंग ऑफ कर्नाटक से धार्मिक सौहार्द को खत्म करने की ये शुरुआत है। सिचुएशन दिस इज द बिगिनिंग। मसला अभी दक्षिण कन्नड़ में चल रहा है, ये संविधान के खिलाफ है और ये जो सत्ता में जो लोग हैं उनका जो नैरेटिव है अभी सोसाइटी में है। ऑलरेडी ये जो नैरेटिव है बीजेपी सरकार की, ये ऑलरेडी एजुकेशन में आ चुकी है, अभी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ रही है। अभी बसवराज बोम्मई येडियुरप्पा की वजह से मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी या आरएसएस की पसंद नहीं थे और अब भी बीजेपी के अंदर उनका विरोध होता रहता है। ऐसे में बसवराज बोम्मई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनके विरोधियों की संख्या विपक्ष से ज्यादा पार्टी के अंदर हो, और इसीलिए फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका लगा है। एनसीएलटी ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। एक विस्तृत रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर 32 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढाया जा रहा है, लेकिन अब रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को इससे भी बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनसीएलटी गया था और उसने याचिका दाखिल करके कहा था कि सुपरटेक की कंपनी उसका बकाया नहीं चुका रही है, इसलिए उसके खिलाफ कानून की प्रक्रिया शुरू हो और फिर उसे दिवालिया घोषित किया जाए। दरअसल सुपरटेक के दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर एनसीएलटी ने ये फैसला सुनाया है। बकाया का भुगतान न करने पर यह फैसला लिया गया। घर का इंतजार कर रहे करीब 25,000 लोगों पर इसका असर हो सकता है। फैसले से बरसों से घर के इंतजार में बैठे होम बायर्स की चिंता बढ़ गई है। मैंने सन 2012 में फ्लैट बुक किया था और टुकड़ों टुकड़ों में 2017 तक इनको पेमेंट किया। जब तक इनके पास पेमेंट जाती रही इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और जनवरी 17 में लास्ट स्लैब इन्होंने डाली थी। उसके बाद से काम बिल्कुल बंद पड़ा है, प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा। दिखाने के लिए 10-12 पेशेंट वो लोग लगा देते हैं वहाँ और हम लोग उनके पीछे भागते रहे कि भाई हमारा फ्लैट का कुछ कर दीजिए। इवन हम सेटलमेंट के लिए भी तैयार हुए लेकिन वो उसके भी कुछ नहीं हुआ। वहीं सुपरटेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वो एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस आदेश का सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, ह्यूज, अजेला, ई स्क्वायर वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिस मॉल, पेंटागन मॉल, होटल्स पर कोई असर नहीं होगा। नोएडा से पूजा आर्या के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।